आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त आने के बाद इस पर बहस छिड़ी हुई है। आसाम में 19 लाख से ज्यादा अफराद के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है। जिन लोगों के नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नहीं है वो मायूसी के शिकार हैं। हालांकि सरकार ने ऐसे लोगों से अपील की है कि वो परेशान ना हो, घबराए ना, बल्कि एफटी से रुजू करें। खैर, अब कौमी सतह पर एनआरसी की बात होने लगी है। आसाम के बाद मुख्तलिफ रियासतों ने भी इशारा दिया है कि वो एनआरसी कराएंगी, लेकिन इस बीच एनआरसी जैसे हसास मामले को भी धर्म यानी मजहब से जोड़ा जा रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आसाम में एनआरसी से लोगों के बाहर होने के हवाले से लोगों को परेशानी को दूर करने की कोशिश के तहत कहा कि एक भी हिंदू को मुल्क छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। भागवत ने कहा कि दूसरे मुल्कों में अजियत और तकालीफ सहने के बाद हिंदुस्तान आए हिंदू यही रहेंगे, उन्हें मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। भागवत ने मजीद कहा कि एनआरसी के हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए हिंदुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरएसएस इनके साथ खड़ी है। मोहन भागवत के इस मुतनाजा बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस बीच मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपनी रियासत में एनआरसी की इजाजत नहीं देंगी। यानी जैसे जैसे एनआरसी पर चर्चा हो रही वैसे वैसे इस पर अब सियासत भी हो रही, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने हसास मामले को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तफसील से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या एनआरसी पर डैमेज कंट्रोल के मूड में है मरकजी सरकार? संघ के चीफ मोहन भागवत के एक बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। आरएसएस चीफ ने साफ कर दिया है कि जिन हिंदुओं के नाम आसाम एनआरसी या किसी दीगर एनआरसी में नहीं आ पाए हैं, इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भागवत ने कहा कि खबरें मिल रही हैं कि आसाम एनआरसी में जिन 19 लाख शहरियों के नाम शामिल नहीं हो पाए हैं, इनमें से 12 लाख हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस हिंदुओं के साथ है। इस मुल्क में कहीं भी रहने वाले हिंदुओं को एनआरसी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस और बीजेपी ही एनआरसी पर जोर दे रही थी और अब शहरियत तरमीमी बिल लाने की बात कर रही है। इस बिल के जरिए मोदी हुकूमत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत दे सकती है। वाज़ेह कि अगले हफ्ते मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। मगरबी बंगाल बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि इन्हें मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से उम्मीद है कि वो भी हिंदुओं को ऐसा ही यकीन दिलाएंगे जैसा कि भागवत ने दिलाया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी लगातार एनआरसी की मुखालिफत करती रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार रियासत में एनआरसी की इजाजत नहीं देगी, जबकि मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष काफी वक्त से बंगाल में एनआरसी नाफिज किए जाने का मुतालबा करते रहे हैं। खैर, एनआरसी से मुल्क का एक तबका खौफ महसूस कर रहा है। यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने पिछले दिनों मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात की थी। वफ्द ने बाद में मुल्क के अवाम, खासकर मुसलमानों से अपील की कि वो एनआरसी से घबराए नहीं, बल्कि अपने कागजात सही रखें। सवाल ये उठता है कि एनआरसी मुल्क के तहफ्फुज के लिए अहम है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस हसास मामले को मजहब से जोड़ रहे हैं? क्या सियासी पार्टियां इस पर सियासी रोटियां सेक रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज हम तफसील से इस इशू को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से आसाम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट आई है उसके बाद ही एक तरह से चर्चा और ज्यादा एक तरह से बढ़ती जा रही है। उस पर लगातार बहस छिड़ी हुई है पूरे मुल्क में, बल्कि अब तो कई बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों ने कह दिया, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, इन रियासतों ने भी एक तरह से इशारा दे दिया है कि हम अपनी रियासतों में भी एनआरसी कराएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से
मोहन भागवत जी का बयान आता है या इससे पहले अमित शाह जी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जो मुल्क के हिंदू हैं और जो इसके रडार में आ रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि एनआरसी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है, मुल्क के तहफ्फुज के लिए है, मुल्क को घुसपैठियों से बचाने के लिए है। आखिर मुल्क का मफाद अहम है या फिर मजहब? और आखिर इतने हसास मामले से मजहब को क्यों जोड़ा जा रहा है, मजहब के चश्मे से इस इशू को क्यों देखा जा रहा है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। चंपक कलिता जी हैं, स्पोक्स पर्सन AIUDF के गुवाहाटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सदर हैं राब्ता काउंसिल के। और इनके अलावा सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले राजीव पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। राजीव पांडे, एनआरसी बहुत अच्छा इशू है, बल्कि यूं कहा जाए कि मुल्क में जो घुसपैठिए उन्हें निकालने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मायूसी राजीव पांडे साहब जब हुई, जब अमित शाह का इस पर बयान आया कि जो हिंदू हैं उन्हें बचाया जाएगा, या फिर अब मोहन भागवत जी का इस पर जो बयान आया है कि जो हिंदू हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, एक भी हिंदू मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। अबू जी देखिए, एनआरसी जो असम में हुआ वो तो एक पैक्ट के तहत हुआ, और चूंकि वहां इंडिजिनियस जो लोग थे उनको लगा कि उनके कल्चर से लेकर के सब कुछ पर हमला हुआ है बाहर के लोगों के द्वारा। देखिए, इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पेश हुआ। उस बिल का मतलब यह है, उस बिल में यह प्रोटेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति जिसको सताया जा रहा है माइनॉरिटी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, बर्मा से हो, बर्मा नहीं है इसमें, जो 4-5 स्टेट अफगानिस्तान से हो, अगर वो माइनॉरिटी को धर्म के आधार पर अगर सताया जा रहा है और अगर वो भारत में शरण लेता है तो आप उसको घुसपैठिया नहीं कह सकते। देखिए, जो हालत खराब है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू और सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से अपने पाकिस्तान में आसिफा बीबी के, तो ये हिंदू की बात नहीं है। उस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी, इसका मतलब कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन भी अगर चाहेंगे और वो अगर इंडिया आते हैं, वो इंडिया आ गए हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिलेगा, क्योंकि उन पर जो अत्याचार है उनके माइनॉरिटी होने के कारण है। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एनआरसी में 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो घुसपैठिया है, जो वहां से यहां आकर के घुसपैठ करके बहुत सारे जो गलत गतिविधि है उसमें शामिल होते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सताए हुए हैं और भाग करके जान बचाने के लिए इंडिया आते हैं। अगर कोई आदमी जान बचा करके बांग्लादेश या पाकिस्तान से आता है तो वो कहां जाए? आपको मैं इसमें एक नेहरू लियाकत पैक्ट था, जिसमें था कि दोनों देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अपने यहां की माइनॉरिटी को सुरक्षा देंगे। भारत में तो सुरक्षित इतना रहा कि हर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उनकी आबादी क्रिश्चियन की बराबर ही रही। मुसलमान तो 8 से 18 हो गए, तो माइनॉरिटी पर कोई अत्याचार। लेकिन अगर यही आप उल्टा बांग्लादेश में जाकर के देखें, आप अफगानिस्तान में जाकर के देखें, आप पाकिस्तान में जाकर के देखें, तो मतलब आज लेस देन 1% हिंदू है। सिंध को छोड़ दीजिए, तो म्यांमार और बर्मा की मिसाल भी दीजिए यहाँ पर। राजीव पांडे जी, म्यांमार और बर्मा की मिसाल भी दीजिए यहाँ पर, हमारे बॉर्डर चीन की मिसाल भी आप यहाँ पर दीजिए। मैं दे रहा हूं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं नेपाल है, उसमें नेपाल है। बिल्कुल, मेरा यह कहना है, अगर कल को बर्मा हमारे बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है, अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर मिलता है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो गिलगिट बल्तिस्तान है ना, वो अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर मिलता है। अगर आप उस एक्ट को पढ़ेंगे ना, तो वो ये है कि कोई भी सताया हुआ व्यक्ति अगर भारत में आता है रिलीजन के नाम पर, उसको सिटीजनशिप का अधिकार है, चाहे वो बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए। तो इसमें जो आज मोहन राव भागवत जी ने कहा है, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अबू भाई आप बता दो कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में शियाओं पर, अहमदियों पर, बौद्ध पर, जैन पर, सिख पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं?
आप बता दीजिए, रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए कि क्या हालत है। अगर वहां के माइनॉरिटीज को हम नहीं देंगे, नेहरू लियाकत पैक्ट से हम बंधे हुए हैं। कोई भी लीडर नेहरू लियाकत पैक्ट की बात नहीं करता। भाई जब बंटवारा हुआ तब तो किसी वहां के रहने वाले हिंदुओं ने नहीं कहा कि हमारे लिए बांट दो, मुसलमानों को अलग से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। मतलब जो बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं, जो बात अमित शाह जी कर रहे हैं, दूसरे लीडर जो बातें कर रहे हैं कि हिंदुओं को एक महफूज जगह दी जाएगी हिंदुस्तान में, उसमें कोई खराबी नहीं है राजू पांडे जी। बिल्कुल नहीं है। इसका कारण मैंने बताया। ठीक है कि जिस प्रकार से हमारे जो पड़ोसी मुल्क में धर्मांध लोग माइनॉरिटी पे अटैक कर रहे हैं, और माइनॉरिटी में मैं केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू, जैन, सिख, बिल्कुल क्रिश्चियन और शिया। मैं एक बात कह रहा हूं आपको अबू भाई कि क्वेटा में 6000 शियाओं की हत्या हुई। अहमदिया को मुसलमान बनने से इनकार करते, क्या करें? ठीक है। इस सलमान निजामी साहब, राजू पांडे जी हो गए बात। सलमान निजामी साहब, देखिए लोग हंगामा कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान पर या अमित शाह के बयान पर या दूसरे जो लीडरों ने बयान दिए कि भाई हिंदुओं को यहां पर रोका जा रहा है और मुसलमानों को दूसरी नजर से देखा जा रहा है। लेकिन राजीव पांडे जी जो बात कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में जिस एक्ट की सिटीजनशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए सलमान निजामी साहब? देखिए, इनके बयान से साफ जाहिर होता है कि ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके चुनाव नज़दीक जब भी आते हैं ये ऐसे मुद्दों को सामने आते हैं। अब ये मोहन भागवत जी जो है कल ही मदनी साहब से मिले थे और कहा था कि हिंदू और मुसलमानों को एक होना चाहिए और हमारी लड़ाई जो है आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, इसको हम, ये देश जो है मोहब्बत का देश है। लेकिन यही भागवत जी जो है आज ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमान जो हैं, ये हिंदू जो हैं वो महफूज हैं, अगर उनका नाम है भी नहीं लेकिन उनको निकाला नहीं जाएगा। तो बार बार अमित शाह ने अब ये बयान दिल्ली में भी आया कि हम यहां भी एनआरसी नाफिज करेंगे और बाकी स्टेटों में भी नाफिज करेंगे। तो आज ही आपके वहां पर जो आसाम के नेता हैं इनके बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये किया जाएगा हम वहां भी इसका विरोध करेंगे। तो बीजेपी जो है आइडियोलॉजिकली ये मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो गए। इनको मालूम नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस देश को इन्होंने बर्बाद करके रखा है। सिर्फ मुसलमान हिंदू, अगर इन पे जीडीपी की बात की जाती है तो ये मुसलमानों को बीच में लाते हैं या नेहरू को याद करते हैं या राहुल गांधी को याद करते हैं। अगर इन पे आज इस वक्त देश की हालत ऐसी है कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पिस रहे हैं। चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, पूरे देश में एक भी चेहरा मुझे दिखाइए जो खुश हो, जो कहे कि हम इस सरकार से खुश हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि आज आप देखिए मंदी कितनी है पूरे देश में, और ये अपने कारनामों को छुपाने के लिए बार बार मुसलमान हिंदू का डोक पीट के लोगों को गुमराह और बेवकूफ बनाते हैं। राजू पांडे जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या असल वजह यही है एनआरसी में मजहब का रंग देना? असल वजह यही है इश्यूज को छुपाने के लिए ये किया जा रहा है? पहले मैं बताता हूं कि 30 सेकंड में जवाब देता हूं इनका। पहले तो आज देश में कहीं चुनाव नहीं है, ना आसाम में चुनाव है ना देश का चुनाव है। नहीं देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा के डेट्स अनाउंस हो गए राजू पांडे जी, मुझसे बेहतर आप जान रहे हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो कहा है उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। मेरा मानना है डिबेट का विषय नहीं है। एनआरसी नवंबर में पेश होगा और एनआरसी पे डिबेट पार्लियामेंट में हो। दूसरे विषय पर अगर आप बात करना चाहते हैं जीडीपी इकोनॉमी, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आज आपका वो सब्जेक्ट नहीं है। आपने जिस सब्जेक्ट नहीं जो बात राजू पांडे, जो सलमान निजामी जो बात कह रहे हैं कि इन इश्यू से ध्यान भटकाने के लिए ये सियासत की जा रही है, पाकिस्तान में सताया ध्यान भटकाने के लिए ये बयानबाजी की जा रही है। भारत में रहने का अधिकार है, घुसपैठियों का नहीं है, रोहिंग्यों का नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं है, पाकिस्तानी घुसपैठियों का नहीं है, जिहादियों का नहीं है, क्योंकि वो वहां भी जिहाद करते हैं, यहां भी जिहाद करने आते हैं। वो अपने जगह रह के रहे। प्रेम है पाकिस्तान जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, हर मामले में पाकिस्तान को लाते हो। अपने देश की बात करो, देश को बर्बाद कर दिया आपने। जब भी सवाल उठाते हैं आप सिर्फ पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। क्या सेटिंग है आपकी पाकिस्तान के साथ? देश के लोगों को आपने इस वक्त भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। ठीक है, मैं चंपक कलिता जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या लगता है जिस तरह से आसाम में एनआरसी कराया गया और लगातार यही खबरें आ रही कि बीजेपी यूनिट जो आसाम का है वो फाइनल लिस्ट को लेकर बहुत मायूस है, बहुत परेशान है, बल्कि उसने नाराजगी जाहिर की है एक तरह से। जी, अभी देखिए
एनआरसी में कई एंगल है। एक है आपका टेक्निकल एंगल, एक है सियासी एंगल, एक है सोशल एंगल। और बदकिस्मती ये है कि ये बीजेपी आने के बाद ये एनआरसी में आपका मजहबी एंगल को जोड़ दिया गया। अभी बदकिस्मती और ये है कि आज जो हम लोग को अर्थव्यवस्था के बारे में, हम लोग का जीडीपी के बारे में बात करना चाहिए था, इस वक्त हम लोग फिरके को लेके बैठे हुए हैं। ये हम लोग के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बात है, हमको एनआरसी को लेके माजी में जाना पड़ेगा। जो आसाम समझौता हुआ था, आसाम में इतना बड़ा तहरीक हुई थी, आंसू जैसा तंजीमों ने तहरीक किया था, ये सब को लेके हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आसाम में जो तहरीक हुई थी, आसाम में जो समझौता हुआ था, जिसका आलम ये एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इसमें कहीं मजहब की बात नहीं है। और जहां तक ये इन लोगों ने कैब जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहा है, तो हिंदुस्तान का कानून में, हिंदुस्तान का तहजीब में जो शहरियत की बात है, ये शहरियत दो तरफ का कोई बात नहीं है। शहरियत कोई शहरियत है या कोई घुसपैठिया है, इसमें मजहब को देख के शहरियत की कोई बात नहीं। इसीलिए ये बीजेपी और आरएसएस वालों का एक ही बात है, हिंदुस्तान को भिखारी बना दो और हिंदुस्तान के लोगों को फिरकों की बीच में, मजहब की बस में भड़का के रख के अपना जो सियासी रोटी है उसको सेकते रहो। अभी जो इंतखाब की बात जो आया है, अभी इंडिया में क्यों इंतखाब नहीं है? 64 स्थानों में बाईपोल है और आपका महाराष्ट्र और हरियाणा का दो बड़ी स्टेटों में इंतखाब है। इश्यूज को दबाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान इससे डिबेट में जुड़ गए, डॉक्टर फर्रुख खान, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस डिबेट में जुड़ गए। डॉक्टर फर्रुख खान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्दुल रहमान आबिद साहब, क्योंकि मुल्क की हिफाजत पहले है, मुल्क की सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और इस पे हमने देखा कि जमीयत उलमाए हिंद ने भी इसका सपोर्ट किया, बल्कि महमूद मदनी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आसाम के बाद अब पूरे मुल्क में एनआरसी होना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है अब्दुल रहमान आबिद साहब, जब यहां पर बात मजहब की होने लगती है। देखिए अबू हुरैरा साहब, पिछले 5 सालों में ऐसा लग रहा है मुल्क में हर काम जो है वो सिर्फ वोट की सियासत के लिए हो रहा है। हर काम में मजहब का एंगल आ जाता है कहीं ना कहीं से। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और हमारे साथी भी पैनलिस्ट कह रहे हैं इस बात को, और हम भी, आप भी रोज़ाना देख रहे हैं इस चीज़ को कि पहले मैं आ रहा हूं, राजू पांडे, राम माधव साहब का बयान आया था कि साहब हिंदुओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिन लोगों का एनआरसी में नाम रह जाएगा उन हिंदुओं की हम हिफाजत करेंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सबका नाम आ जाएगा। फिर अमित शाह साहब का बयान आता है कि साहब हिंदुओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत साहब का बयान आ जाता है जो इन सबके चीफ हैं। सवाल ये है, अच्छा अभी हमारे साथी पैनलिस्ट जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं वो ये कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या किसी भी पड़ोसी मुल्क से अगर सताए हुए लोग हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों या क्रिश्चियन हों, जो माइनॉरिटी है वहां की, अगर वो सताए हुए लोग हैं और वो वहां से आ जाते हैं यहाँ पर, तो उनको शहरियत दी जाएगी। तो भाई अगर पाकिस्तान से सताए हुए मुसलमान आ जाएं या बांग्लादेश से सताए हुए मुसलमान आ जाएं तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें भी शहरियत देंगे या क्यों नहीं देंगे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं? एक। दूसरी बात, जब आप ये कहते नहीं साहब इसमें धर्म का एंगल नहीं है, तो फिर ये बयानात क्यों दिए जाते हैं कि साहब हिंदू चिंता ना करें, हिंदुओं की सुरक्षा होगी और उनको नागरिकता मिलेगी? तो भाई सवाल ये है कि एक तरफ तो अमित शाह साहब जमीयत उलमाए हिंद के लीडरों से मिलते हैं तो उनको ये कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ आप कहते हैं खड़े होकर के, आपके छोटे बड़े आरएसएस से लेकर के बीजेपी तक के सारे लीडर खड़े होकर बयान देते हैं कि हिंदुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फिर परेशान होने की जरूरत किसे है? आप परेशान किसे करना चाहते हैं? एनआरसी आपने आसाम में लगाया, माना कि वो एक पुराने उस पे था, लेकिन क्या वो सबक नहीं देता आपको कि तकरीबन 1700-1800 करोड़ रुपए खर्च हुए सरकार के, पब्लिक के तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए, और उसके बाद भी 19 लाख लोग अभी एनआरसी से बाहर हैं, और आप कह रहे हैं कि उनमें
अक्सर लोग यानी 60% से ज्यादा लोग जो है फिर आ जाएंगे वापस। तो सवाल ये है कि आप एनआरसी का क्या नमूना पेश करना चाहते हैं? राजू पांडे जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर लोगों फर्रुख को आ रहा आप हूं इसके बाद। डराना चाहते हैं? ठीक है, राजू पांडे कहा कि साहब अमित शाह साहब आखिर एनआरसी से हल क्या निकालना चाह रहे हैं? अगर इसमें हिंदू मुसलमान करेंगे तो निकलेगा क्या? देखिए मैं बताता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक क्लियर है कि 3 कंट्रीज से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी सताए हुए आते हैं, देखिए माइनॉरिटी डिफाइंड है हर जगह की कौन माइनॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी को रिलीजन के आधार पर सताया जाता है, आप देखिए कि अफगानिस्तान में 10 साल पहले सिखों की आबादी और आज आबादी क्या है। ऐसा क्या है कि आप ये जो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो कल अमेरिका के भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेरर, ये जहां भी है ना वहां सारे माइनॉरिटीज पे हमला करते हैं। उनको बचाने के लिए इस 3 कंट्री, तो दहशतगर्दी को आप भी मानते हैं? पाकिस्तान से अगर आएंगे, दहशतगर्दी को आपने भी मतलब इस्लाम से जोड़ दिया राजू पांडे जी? लास्ट लाइन नहीं, मैं लास्ट लाइन कह रहा हूं। जहां तक मजहब का ताल्लुक है, इन्होंने कहा, हमारे मौलाना साहब जो बैठे हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका का रब्ता काउंसिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कुछ हिंदू मुसलमान। अरे भैया, रोड बना है क्या उसमें पूछा जाता है कि हिंदू चलेगा कि मुसलमान? उज्ज्वला योजना बनी है, योजना सड़कें जो है उसमें बाद में बात करेंगे, उनको उसमें भी बाद में बात क्या वहां पूछा जाता है? आपने राजीव पांडे साहब या तो डिबेट आपने अभी एक उदाहरण दिया, आपने अभी एक उदाहरण दिया है अफगानिस्तान का। राजीव से पूछा गया कहीं चलने से राजीव पांडे साहब सुनिए, एक सबसे बड़ा ब्रिज बना, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। ब्रिज बना जम्मू कश्मीर, राजीव पांडे साहब मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए, सुन लीजिए पहले सवाल को। ठीक है राजू पांडे, उदाहरण दिया है अभी अफगानिस्तान का। अब्दुर्रहमान आबिद साहब कुछ कह रहे, सुनिए, कोई फायदा है नहीं। सुनिए, चंपक जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। राजीव पांडे साहब आपने नहीं, राजीव पांडे जी आपने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया। भाई सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, वन बाय वन अपनी बात रखिए। चंपक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए। राजीव पांडे जी आप अपना कन्वीनियंस से बयान मत दीजिए। ठीक है अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आप जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए, मैं फिर डॉक्टर फर्रुख वेट कर रहा है, मैं आता हूं। भाई मैं राजीव पांडे जी से ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी एक उदाहरण दिया है अफगानिस्तान का कि साहब वहां देख लीजिए कि 10 साल पहले सिखों की आबादी क्या थी और अब क्या है। तो मेरे भाई आपको ये सामने रखना चाहिए कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से जंग हो रही है मुस्तकिल, और ऐसी जंग है कि जिसमें ना कोई छोटा ना बड़ा ना मुसलमान ना हिंदू कोई भी है वहां, तो जो है मैं जवाब ले लेता हूं। राजू पांडे जल्दी से, सूरत में 30 सेकंड राजू पांडे जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, टारगेट करें कि साहब वहां माइनॉरिटी को सताया जाए। मैं समझता हूं ये इंसाफ के खिलाफ बात है और एक तरह से आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाए। राजू पांडे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई, जंग की सूरत हाल के मुल्क में से ठीक है भागने की कोशिश करता है। ठीक है अब्दुर्रहमान आबिद साहब, हम इसका जवाब लेंगे, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही राजू पांडे जी तक। इस बीच मेरे साथ इश्तियाक अहमद राजू साहब, टीएमसी लीडर है, कोलकाता से मेरे साथ जुड़ गए। इश्तियाक अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर फर्रुख आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कानून की बात करते हैं और लॉ की बात करते हैं तो लॉ में बिल्कुल सीधे सीधे यही कहा जाता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि कानून की पासदारी आखिर कैसे होगी जब एनआरसी जैसे हसास मामले पर भी हिंदू और मुसलमान होने लगेगा, तो कानून की पासदारी कैसे होगी? डॉक्टर फर्रुख। हुरैरा भाई, इसके लिए मैं आगाज अगर ऐसे कहूं कि करूं कि हर अमल का जो दारोमदार है वो नियत पे होता है। तो अब मामला क्या है कि एनआरसी के 2 पहलू हैं एनआरसी के, और अगर इसका लीगल पहलू देखेंगे तो एक बिल्कुल अलग मामला है, और उसका पॉलिटिकल पहलू देखेंगे तो वो बिल्कुल पोल अपार्ट है, वो एक अलग मामला है। मैं उस आपके साथ पहले भी डिबेट कर चुका हूं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, वो आसाम अकॉर्ड की बात हो और या आसाम की यूनिक पोजीशन की बात हो।
देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि कैसे इसको पॉलिटिकल हवा दी जा रही है। आसाम के मामले में आसाम अकॉर्ड के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एक रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स की। रिपोर्ट आने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आसाम की इवन लोकल पार्टीज ने, मेन स्ट्रीम पार्टीज ने, सरकार के लोगों ने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये तो बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। दूसरा इशू क्या आता है कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब चुनाव का सीजन है, इंतखाबात हैं बहुत सारे स्टेट्स में। अब हरियाणा में, झारखंड में, डिफरेंट स्टेट्स में चीफ जैसे मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा कि वो हरियाणा में भी करेंगे एनआरसी। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। पर आप मुझे मुझे समझाए कि आसाम में तो समझ में आता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, अब हरियाणा में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी सरकार ने, जिसका हम लोग भी इस्तकबाल करते हैं, मैं तो करता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है कि वो 2020 सितंबर तक एंडेवर करेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने के लिए। फर्क है एनआरसी में और एनपीआर में। बिल्कुल। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के हिसाब से वो है कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो शहरी हैं या गैर शहरी हैं, गैर शहरी हर आदमी इलीगल नहीं होता ना। आप मान लीजिए बहुत सारे अमेरिकन नेशनल है जो इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, यूके नेशनल है, वैलिड वीजा पे हैं, अफगानिस्तान के हैं, कहीं के भी हों, तो उनका एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कहती है कि 2020 सितंबर तक वो कार्रवाई उसको खत्म करने की या शुरू करने की कवायद करेंगे और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसे चीजों को करना है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक नेशन की सिक्योरिटी का मामला है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, वहां बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। हमने इस मुल्क में यह भी देखा है, हमने आप मुसलमानों में भी लोगों को देखा है कि लोगों ने कैसे दहशतगर्दी की है, और हमने अब हिंदू में भी देखा है कि दहशतगर्दी कैसे हुई है। आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी के ही लोगों ने जो है वो स्पाई में पकड़े गए थे, वो पाकिस्तान आईएसआई के लिए जो है वो वहां मुखबिरी कर रहे थे, पकड़ा था तब बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान की। बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं। हम लोगों के साथ मुश्किल क्या है कि हम लोग हर बात को हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं और फिर उसके बाद जो मुद्दे में जो जिस पे डिबेट होनी है वो खत्म हो जाती है। जो थ्रेट है देश के लिए, मुल्क के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, जो थ्रेट है उससे गवर्नमेंट को डील करना होगा और थ्रेट को डील करने के लिए लोगों को शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन खुदा के वास्ते उसको इसमें मत डिफरेंशिएट कीजिए। कानून हमारे भाई मुल्क का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं पार्लियामेंट में और संविधान के सामने वो सजदा करते हैं, तो होली बुक डेमोक्रेसी की तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। दूसरी बात यह कि जैसा अभी राजीव भाई कह रहे थे कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनको बनाएंगे और उनको लाएंगे, अच्छी बात है, हम इसका भी इस्तकबाल करते हैं, पर क्या इसकी क्या शराइत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में एक मुस्लिम का सेक्ट है कादियानी, वो भी अपने आप को परसिक्यूटेड कहता है, क्या उसको नेशनलिटी देंगे इंडिया की? क्या? नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहलू है कि आज की डेट में बांग्लादेश और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं और ये हम माशाल्लाह और हम दुआ है कि अच्छे रहें आगे भी। ठीक है, अब बांग्लादेश के मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया कि एनआरसी में जो लोग इंडिया डिक्लेयर करेगी ये बांग्लादेशी, उनको हम नहीं लेंगे। तो वो 18 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 1000 लोग जाएंगे कहां? आप एक ह्यूमन राइट क्राइसिस क्रिएट करेंगे क्या? उनका गवर्नमेंट डिटेंशन राजू पांडे जी इसका जवाब दे रहे हैं। डाल के नहीं छोड़ सकते ना इंसानों को। आप बहुत सारी जी बिल्कुल। राजू पांडे जी जो बात तो डॉक्टर फर्रुख कह रहे थे, फर्रुख खान साहब ने एक बहुत ही संजीदा बात उठाई कि अगर ये कल को तय होता है कि 10 लाख लोग, 20 लाख लोग जिनके पास जो इंडियन नहीं है और घुसपैठिए हैं, उनके साथ क्या होगा। देखिए, उस विषय पर देश में अभी तक इस विषय पर कोई फाइनल डिसीजन तो हुआ है न तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, न भारत के पार्लियामेंट ने अभी इस विषय। लेकिन जो भी लोग आज घुसपैठ करके इंडिया में आ रहे हैं, और आपने देखा कि यूपी के कुछ मदरसों में घुसपैठिए थे, 7 रोहिंग्या घुसपैठियों को मदरसों में पकड़ा गया। कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है? देखिए अबू साहब, मैं एक बात बताता हूं, इस पूरे आज जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, इससे लोगों को पता चल जाना चाहिए कि देश बदल गया है। और ये जो घुसपैठिए आकर के कह रहे हैं हरियाणा कैसे पहुंचे, मैं तो कहता हूं मुंबई पहुंच गए हैं।
मुंबई में एनआरसी होने चाहिए, बहुत सारे बांग्लादेशी हाँ, आपको मिलेंगे क्योंकि मुंबई वहां में। चुनाव होने वाला है। आप पूरे रेलवे ट्रैक्स को कब्जा किया मुंबई हुआ में भी है। होना चाहिए क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव के बाद बात कर लेते हैं। नहीं अबू जी, तो चुनाव के बाद भी होगा। एक बात मैं आपको बता हिंदू देता और हूं, इस मुसलमान सरकार ने जो तो कहा है, करेंगे क्या? इस सरकार ने जो कहा है, उसका पकड़ो, निकलो। प्रधानमंत्री जी ने जो जी, कहा जी, है, जी। वो हर आप विषय तो पर तो बात हिंदी है। सुबह देर सवेर वो बात होती है। मैं आपको बताता हूं, एआईडीएफ जो है उनका वोट बैंक ही वही है। आज क्यों ममता बनर्जी विरोध कर रही है एनआरसी का? क्योंकि ममता बनर्जी तो वोटर भी इंपोर्ट की है बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा खतरा ममता बनर्जी। मामला तो सियासत से ही जुड़ा है राजीव पांडे जी। पूरा का पूरा जो वोट मामला तो सियासत से ही जुड़ा है। ये जो सियासत हो रही है, वोट की ही सियासत है। राजीव पांडे जी कैसे मान रहे हैं प्रकार से ममता बनर्जी सियासत कर रही है? नहीं, बंगाल में बंगाल और असम का सूरत उसका कारण है, नहीं, उसका कारण ममता बनर्जी को देश से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी सत्ता से लेना देना है। वो बांग्लादेश से import करेंगे, ठीक है राजीव पांडे जी, मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, तहरीक हुई। चंपक जी थोड़ा सा रुक जाइए। इस वक्त मेरे साथ टीएमसी लीडर इश्तियाक अहमद राजू जी जुड़ गए। इश्तियाक अहमद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। इश्तियाक साहब, आज हम देख रहे हैं कि आसाम के बाद बीजेपी इक्तदार वाली या बीजेपी गवर्नमेंट वाली कई स्टेट ने कहा है कि वो अपने यहां भी एनआरसी कराएंगे। ममता बनर्जी इस पर आखिर राजी क्यों नहीं हो रही हैं? वो क्यों डर रही हैं इससे? देखिए ममता बनर्जी ने पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि एनआरसी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं एनआरसी हो कानून। फारूक साहब ने जैसा कहा है कि हम लोग कानूनी तरीके से चाहते हैं कि एनआरसी हो। हम लोग इसके लिए पूरे तरीके से हेल्प करने के लिए मदद नहीं, तो करने क्या के लिए आसाम में मगर क्या यहाँ आसाम में एनआरसी जो हो कानूनी तौर से नहीं हुआ है? को लेकर जो है ये जी कानूनी तौर पे तो नहीं हुआ, इसलिए तो मजबूरन आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस के बाद ही में जाकर वो तमाम मामला को वो ठीक किया गया और अभी तक वो पेंडिंग पड़ा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आसाम में हुआ, कहीं ना कहीं एक सरकारों बिल्कुल की नीयत पर एक तरह से शक है। जिस तरह से डॉक्टर फरूक कह रहे थे या अभी इश्तियाक अहमद ने कहा कि जो चीज हो वो उसमें शफाफियत होनी चाहिए। मुझे छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी इशू पर हम लौट कर आएंगे कि एनआरसी जरूरी है मुल्क के लिए, मुल्क के तहफ्फुज के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की नीयत पर सवाल खड़ा होता है। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात एनआरसी की कर रहे हैं। आसाम में जिस तरह से एनआरसी हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ और उसके बाद जिन लोगों का नाम इस लिस्ट से छूट गया, जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया, उनके दरमियान एक मायूसी है। लेकिन अब पूरे मुल्क में एनआरसी की एक बहस छिड़ी हुई है और उस दरमियान जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया कि एक भी हिंदू को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और एक भी हिंदू को इससे बाहर नहीं रखा जाएगा, यह कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। और आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जिस तरह से हमने आसाम में देखा कि 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी की फहरिस्त से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और सबसे ज्यादा जो अपोज आसाम में हो रहा है वो बीजेपी की यूनिट ही एक तरह से अपोज कर रही है एनआरसी का। कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा है, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, राम माधव का बयान आया और उसके बाद मोहन भागवत का बयान आया, एनआरसी पर कहीं अब बीजेपी या सरकार डैमेज कंट्रोल की तैयारी में तो नहीं है? इस वक्त जो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, लेकिन आज जो बयान आ रहे हैं, चाहे अमित शाह जी का आया, मोहन भागवत जी का आया, इससे आप साफ जाहिर होता है कि मुसलमान जो इस देश के हैं उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं और उनको नारा सिर्फ नाम के वास्ते है, वो नारा सिर्फ नाम के वास्ते है, काम में ये एनआरसी जो है ये भी उसी तहत की साजिश। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये एनआरसी भी उसी की साजिश है। कश्मीर से 370 हटाना और वहां कम्युनिकेशन ब्लॉकेड रखना, कर्फ्यू लगाना, ये सब मुसलमानों को सप्रेस करने की साजिश है ताकि इलेक्शन में इनको फायदा हो और इनके जो असली कारनामे हैं जहां पे ये खत्म हो रहे हैं,
इनकी डिप्लोमेसी फेल हो रही है, इनकी इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी खत्म है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ इन्होंने नोटबंदी के बाद इंटरनेशनल लेवल पे आप आतंकवाद देखिए, खत्म होगा, हॉडी आतंकवाद मोदी बढ़ में रहा आप है, देखिए किस देश तरह से की हालत वहां पर नारे खस्ता लग हो रहे थे रही है। मोदी जी के। और ये तो सलमान निजामी साहब ये आप गलत कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पॉलिसी फेल है। डिप्लोमेसी फेल। आपने हॉडी मोदी का प्रोग्राम लग रहा है नहीं देखा बात कर रहे हैं सर, वहां पर मैं आपको इवेंट बता रहा हूं, मैनेजमेंट को देकर वो लोग जमा प्रधानमंत्री किए थे, मैं इवेंट मैनेजमेंट को देकर वहां पर लोग जमा किए थे उन्होंने, में खिताब ना करते, वहां पर इवेंट मैनेजमेंट को देकर लोग जमा करवाए थे, उनसे खिताब करते, हाउडी मोदी अपने एक लोग इलेक्शन परेशान में है, पहले था। उनसे ठीक है, बात ठीक है, करिए। ठीक है, राजू पांडे, ठीक है, राजू पांडे, राजू पांडे, इवेंट मैनेजमेंट को ठीक देकर है, वहां पर प्रचार कर भाई, ठीक है। अपने लोग परेशान हैं, दूसरे मैं चंपक जी आ रहा हूँ, चंपक जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, चंपक जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीच में बोलेंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात कर लीजिए जी। राजू ड्रॉप पांडे, होकर 4% में चले गए, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। एनआरसी क्या में तमाशा है, 370 मत देश का बना लाइए। दिया आपने। और देखिए देश का मुसलमान ये समझ रहा है जिस प्रकार का जो सरकार चल रही है और जिस प्रकार से लोगों के लिए काम हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों को बाहर जो उनके राइट्स के लिए काम हो रहा है, आपने देखा है अभी अभी इलेक्शन हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 महीने हुए हैं साहब, और आपने देखा है इवन मुस्लिम समाज से भी जिस प्रकार का प्रतिसाद इस सरकार को मिला वो अद्वितीय था। यूपी में जिस प्रकार से मुस्लिम बहनों और माताओं ने नरेंद्र मोदी जी को अपने वोट रूपी आशीर्वाद दिए हैं, ये आपको पता नहीं है, आप ऐसे ही बोलते रहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति वही बोल रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वो ईवीएम का करिश्मा करके पुतिन रखे के थे। साथ यही हो रहा है। अमेरिका के जी, राष्ट्रपति जी, आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान ईवीएम में 16 कंट्री का ने सिग्नेचर नहीं ले ईवीएम में पाया करिश्मा किए यूएनएचसीआर थे। में मूव करने आप के लोगों लिए। ने- आप कह रहे हैं विदेश पॉलिसी फ्लॉप है। आज अरे उसकी वजह से समझिए, अब की बार ट्रंप सीरियस सरकार बात करते हैं। कल तक बोलते थे वो देखिए झूठा देश आदमी में एक है। अच्छी सरकार चल आपके रही है पास स्टैंडर्ड ही नहीं है और सर। 370 का खात्मा ये सबसे अच्छा डिसीजन था। एनआरसी जहां जहां जरूरत होगी वहां अच्छा एनआरसी था तो लोग क्यों वहां के एक बात लोग- जानिए, नहीं, राजू पांडे जी, राजू पांडे जी, एनआरसी कोई भी घुसपैठिया इस देश में नहीं रह सकता। घुसपैठियों को देश से बाहर जाना पड़ेगा। उन्हें तो रोकने की आप बात कर रहे हैं राजू पांडे जी। रोहिंग्यों को देश से बाहर अमित जाना शाह जी, पड़ेगा। मोहन भागवत जी, उन्हें तो रोकने की बात कर रहे हैं। एक प्रधान नहीं, ये घुसपैठिया नहीं है। सबसे पहला फर्ज ये मना है- नहीं नो, नो, कर रहा नो, है। जो अबू जी, घुसपैठी बिल्कुल यहाँ है। पर हिंदुस्तान हिंदू से घुसपैठिया कैसे हो रहे हो तो जो सताए हुए लोग घुसपैठी हैं। यहाँ पर है, आप यही आप इसी कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सबको रोकना चाहूंगा। वो तो नहीं, सब ठीक है, जगह रह मैं के सबको आराम रोकना से रहने वाला चाहूंगा। व्यक्ति है। सारे लोग, मैं डॉक्टर फर्रुख, जो बात राजू पांडे शुरू से कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो घुसपैठिए नहीं है, किसी भी मुल्क के हो, वो अफगानिस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो। देखिए ऐसा है, एनआरसी की कार्रवाई की जैसे मैंने बताया दो पहलू में दो बातें बताऊं। अभी जो राजीव भाई मेरे कह रहे थे कि बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया, तो इस पर कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी कोई अछूत तो है नहीं मुसलमानों के लिए कि मुसलमान उसको वोट नहीं दे सकते, लेकिन जैसे आपको मुसलमानों का या माताओं का या बहनों का समर्थन मिला, वैसे आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की जो उनके जो कानूनी हक है, संवैधानिक अधिकार हैं, उनको भी पूरा करें और उनके चीज़ों को उनकी भी रक्षा करें, जो और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत दें, जो संविधान अधिकार देता है बस वही दे दें। दूसरी बात जो सलमान भाई बात कह रहे थे कि बीजेपी ने ये किया दोयम दर्जे, इस पर मैं डिसएग्री करता हूं। मैं ये मानता हूं कि 1947 में ट्रस्ट विद डेस्टिनी की तकरीर के साथ कांग्रेस ने जो है मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ा। उसकी अब आज आप कश्मीर में दमन की बात कर रहे हैं, मैं उसको कहीं से इंड्रोज नहीं करता कि वो गलत है, वो अरे कि वो सही है, लेकिन मैं कांग्रेस को भी ये भी याद करा दूं कि आपने भी शेख अब्दुल्ला को 12-14 साल जेल में रखा था, और आपने तो 370 तो एक बोझ था जिसको लेके वो लोग पीठ पे अपने ढो रहे थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फर्रुख, डॉक्टर फर्रुख, मसला क्या है कि ये कहना कि कांग्रेस ने अच्छा किया, समाजवादी ने अच्छा किया, कांग्रेस ने किया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मसला ये कि हर आदमी ने अपने तरीके सबको इस्तेमाल किया। नहीं, मैं डॉक्टर फर्रुख, जो बड़ा सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर फर्रुख, क्या शहरियों की जो शिनाख्त होगी, एनआरसी का जो प्रोसेस होगा, क्या धर्म के नाम पर होगा, धर्म की बुनियाद पर होगा एनआरसी का प्रोसेस? जी जी बिल्कुल
बिल्कुल नहीं होगा। वो एक ममता बनर्जी अमेंडमेंट इसके जो खिलाफ आप है कह कि रहे हैं धर्म के वो नाम पे NRC ना हो। सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट है, और उसके बाद मैं जरा पूरी बात कर लूं, मुझे कोई बीच में बोल रहा है, मैं जवाब दे दूं। मैंने बीच में किसी के नहीं बोला था, बड़े माजरत के साथ मैं आपको ये कह दूं, देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, बल्कि कुछ नहीं, मैं कहता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंडिया में कि उनको रिलीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स सूट करती है, क्योंकि उससे बड़े मुद्दे जो है ना वो आप भटक जाते हैं। अब मसला क्या है, आप किसी भी चीज में डाल दीजिए हिंदू मुस्लिम, फिर वो कितना भी वो महत्व, कितना भी इंपॉर्टेंट और कितना भी ग्रेविटी का इशू हो, हिंदू मुस्लिम आते ही सेंटिमेंट्स जगा दिया आपने और दुनिया जहां की बकवास बातें हम लोग करने लगते हैं। मसला क्या है, अभी आप देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान एनआरसी की लिस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से। सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसने रेज किया एनआरसी के ऊपर? बीजेपी ने किया, गवर्नमेंट ने किया, मिनिस्टर्स ने किया। इसका मतलब यह दिखाता है, और क्या हुआ, मैं बात यहां पे हिंदू मुस्लिम की नहीं करता हूं, आप ऐसे फैसले आए कि जो आपका फाइटर जिसने बॉर्डर पे कारगिल की लड़ाई लड़ी उसको आपने जेल में डाल दिया, जिसने जो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट रहा है उसकी फैमिली को आपने लिस्ट से बाहर निकाल दिया। एक गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, कहां से वो जाएगा फॉरेनर ट्राइब्यूनल में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? न्याय कितना महंगा है इस मुल्क में कि हमें पता नहीं है। मैं अब्दुल रहमान आबिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्दुल रहमान आबिद साहब, एनआरसी का जो डर है और खासतौर से मुसलमानों में जो एक डर है, और शायद यही वजह है कि महमूद मदनी हो या दूसरे जो मुस्लिम रहनुमा हैं, उन्होंने जाकर अमित शाह जी से मुलाकात की है, क्या वाकई में डर इसी वजह से है? जिस तरह से एक सियासी रंग इस पूरे इशू को दिया जा रहा है, इस पूरे मामले को दिया जा रहा है, इस वजह से डर और बढ़ गया मुसलमानों में? अबू हुरैरा साहब, ये डर सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। अब तलक के जो अमली सूरत हाल है, जो हकीकत है आसाम से जो बिल्कुल क्लियर होकर के सामने आई है, डर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को है। और एनआरसी से बाहर जो हुए हैं मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के नाम हुए हैं। 19 लाख की लिस्ट में बताया जाता है कि 60% से ज्यादा हिंदू बाहर हैं, मुसलमान तो 40% भी नहीं है उसमें। लेकिन अभी हमारे पांडे जी एक बात कह रहे थे, इन्होंने एक स्टैंडर्ड बयान किया खुद ही कि साहब जो माइनॉरिटीज हमारे पड़ोस के मुल्कों से आएंगे और वो वहां से उत्पीड़न होकर के आएंगे, इन्होंने जो अपना स्टैंडर्ड बयान किया कि उनको हम यहां नागरिकता देंगे। सवाल यह है कि बर्मा से जो रोहिंग्याज आए हैं, क्या वो पीड़ित नहीं है? क्या वो माइनॉरिटीज नहीं है? फिर आपका ये दोहरा स्टैंडर्ड जो है ये क्या कहता है? एक तरफ मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हिंदुओं को चिंता करने की जरूरत नहीं, एक एक हिंदू आ जाएगा। राम माधव साहब भी यही बात कहते हैं। अमित शाह जी जमीयत उलमा के डेलीगेशन को ये कहते हैं मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। आप गोल मोल किसको करके किसके सामने जो है ये तमाशा करना चाह रहे हैं? राजू पांडे जी, एक तरफ तो आप विश्वास भी दिलाते हैं राजू पांडे जी, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की भी आप बात करते हैं, और मुस्लिम डेलीगेशन जब मिलता है तो उसे भी आप भरोसा दिलाते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का बयान। आपने सुन लीजिए, पहले पांडे जी पूरी बात सुन लीजिए। आसाम में देखिए अबू जी, आपने बनाए तीन कंट्री की बात है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। किस तरह से बर्मा ले आएंगे, और उन्होंने कल को आप श्रीलंका ले आएंगे, कल को आप नेपाल ले आएंगे। पारदर्शिता थी काम करने, आप एक्ट पढ़िए, काम शफाफियत के साथ किया गया। इसके बावजूद मैं सीधा कह रहा हूं वहां पर पारदर्शिता नहीं। एक बार पढ़िए मौलाना साहब, हिंदू भी बाहर, मौलाना साहब एक बार एक्ट पढ़िए। उस एक्ट में 3 कंट्रीज के जो लोग हैं ना, एक बार एक्ट तो पढ़ लीजिए मौलाना साहब डिबेट से पहले। आप ले आते हैं बर्मा को, कल को आप नेपाल ले आइए, कल को आप मैंने कहा कि अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 कंट्री नेपाल, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए माइनॉरिटी, जिसमें पारसी, हिंदू, बौद्ध, जैन जो भी लोग आएंगे उनको उसके आधार पर अमेंडमेंट कौन लेके आया साहब? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। अब देखिए आप जैसे लोगों की वजह से बर्मा में रोहिंग्या आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। अभी बांग्लादेश में भी रोहिंग्या आतंकवादी, कौन लोग हैं जो इंडिया में रोहिंग्या का समर्थन करते हैं? अबू जी, कौन लोग हैं जो इंडिया में रोहिंग्या का समर्थन करते हैं? आप पूछिए मौलाना साहब से, कौन लोग हैं जो रोहिंग्या का समर्थन करते हैं? रोहिंग्या क्या इंसान नहीं है क्या? भेड़ बकरी हैं वो, या जानवर हैं, क्या हैं? आप बताइए तो सही। वो अपने देश में रहे ना,
नहीं वो तो अपने तो फिर बांग्लादेश वाले भी अपने देश में रहे, आतंकवादी पाकिस्तान वाले भी अपने देश में भागते रहे। थे हिंदुस्तान मैं में। वही तो कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही तो, कि ये जो आपने डबल स्टैंडर्ड बनाया है, आप एक्ट पढ़ लीजिए सर, एक बार एक्ट पढ़ लीजिए। हमारी पार्लियामेंट इस पर कानून बनाएगी। जब एक बार आप एक्ट पढ़ लेंगे, जितने भी रोहिंग्या आते हैं उनका एजेंडा कुछ और है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का एजेंडा कुछ और है, और बांग्लादेशी शरणार्थी मजबूरी से आते हैं। दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है। मैं राजू पांडे जी आ रहा हूं, आपकी बात हो गई। मैं आबू जी जी बिल्कुल, चंपक जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए जी। आबू जी मुझे आधा मिनट समय दीजिए जी। नहीं अबू हुरैरा भाई, एक बात मैं अब्दुर्रहमान साहब, चंपक जी बहुत देर से कर रहे हैं। कोई ऐसा डर नहीं है, हिंदुओं में ज्यादा डर है। मैं आ रहा हूं अब्दुर्रहमान साहब, इनको हिंदुओं के सामने जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं प्लीज मत बोलिए, मैं मुझे बोलना दीजिए। मैं आसाम से हूं। जी कंटिन्यू कीजिए। आसामी कौम इज ए स्टेक होल्डर नाउ एनआरसी। अभी देखिए आसाम में जो एनआरसी का काम शुरू हुआ तो ये मालूम हो गया कि बाय एंड लार्ज 95% मुसलमानों ने 51 का एनआरसी का लिंक एस्टैब्लिश कर दिया। और आसाम में माजी में जुबान का आंदोलन हुआ, आसाम में माजी में मीडियम का आंदोलन हुआ। ये सब आंदोलन किस किस भाषा के दरमियान हुआ? आसामीज लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज। इसीलिए आसाम के लिए हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। आसाम को अपना मातृभाषा को आपको यहाँ एस्टैब्लिश करना है, उसको संरक्षण देना है, हम लोग का जितना भी तहजीब है उसको संरक्षण देना है। इसीलिए आसाम के लिए हिंदू मुसलमान कोई मतलब नहीं रखता। यहां से हर विदेशी को आसाम से जाना पड़ेगा। और बीजेपी को भी मालूम हो गया कि मुसलमान 95% लोग 51 एनआरसी से अपना लिंकेज एस्टैब्लिश किए और बांग्लादेश से मुसलमान लोग कम आए, हिंदू बांग्लादेशी ज्यादा आए। इसीलिए अपना वोट बैंक के खातिर आसामीज कौम के अपना जो जो अपना भविष्य है उसको दांव पे लगा के असम को खत्म करने के लिए, आसामीज कौम को खत्म करने के लिए बीजेपी आरएसएस का ये साजिश है। और एक बात आपको बता दूं, यहां एक बीजेपी का एमएलए है, उसने कल यहां तक बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में जमहूरियत को हलाक किया है। और बार बार जो मरकजी वजीर दाखिला जो बार बार अभी बोल रहे हैं, लेकिन ये मरकजी वजीर दाखिला जब सदर थे बीजेपी के तब उनके बयान देख लीजिए। दम है किसी का तो 41 घुसपैठियों को हम लोगों ने पकड़ लिया उस समय जब वो सदर थे। बिल्कुल, मैं इस पर जवाब दूंगा। इश्तियाक साहब, ममता बनर्जी ने अभी अमित शाह जी से मुलाकात की थी। आरएसएस बीजेपी मेरा इश्तियाक साहब, मेरा सवाल यह है कि इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो मगरबी बंगाल में एनआरसी नहीं चाहती हैं, लेकिन अभी देखिए 1 अक्टूबर को अमित शाह जी जो हैं वो बंगाल जा रहे हैं और खास तौर से वो एनआरसी के लिए जा रहे हैं। जी देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो मुल्क के हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो जाकर मिल सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारे मसला है, उसको लेकर वो मिल सकती है ममता बनर्जी जी। ऐसा नहीं है कि एनआरसी के लिए वो जाकर मिले। उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि हमें बंगाल में किसी तरह से एनआरसी को लागू करने हम लोग नहीं देंगे, और अगर लागू करना ही है तो भेदभाव हिंदू मुस्लिम के ऊपर में नहीं होगा। जो आपको सही लगता है कानूनी तरीके से आप एनआरसी करें, उसके साथ हम आप हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने आसाम में एनआरसी करके टोटल वहां फेलियर हो चुके हैं, क्योंकि जो मकसद उनका था एक कम्युनिटी को, एक मुसलमान समाज को बिल्कुल ये करने का, वहां पर परेशान करना था और उनके पीछे लगना था, उन्हें हिंदुस्तान से निकालने का एक साजिश बना रखे हैं। ये उनका मंशा था, वहां पर वो टोटल फेल हो गए। आज देखिए मोहन भगवत जी जो हैं, वो उन्होंने क्या ये फतवा जारी कर दिया है, उन्होंने क्या कह दिया है कि हिंदू को डरने, ये इसलिए वो उनके अंदर में एक घबराहट ये हो गई है। राजू पांडे जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सरकार ने जो हिंदू है, आसाम का जो एक्सपेरिमेंट था, क्या उससे कोई लेसन नहीं लिया, कोई सबक नहीं लिया? बीजेपी सबसे ज्यादा नाराज है आसाम में, बीजेपी यूनिट सरकार से एनआरसी को लेकर। आखिर सरकार ने सबक क्या लिया आसाम से? खत्म नहीं हुए तो राजू पांडे जी,
वो आसाम से ये सबक लिया है कि हिंदू जो है वो जो चाह रहे थे देखिए, वो अबू उनका जी, उल्टा रिवर्स हो अबू जी, गया ठीक और है, हिंदू ठीक ज्यादा है, हो इश्तियाक गए की बात हो। और मुसलमान मैं जवाब दे रहा कम हूं। हो गए। वो आज 95% स्थिति जो क्या है है, देखिए, इश्तियाक जी, मैं जवाब दे रहा हूं, हिंदू जो बात है, हो गया आपकी। जी, वो राजू वहां पांडे। पर सफर हुए हैं। आप देखिए, ये देखिए, डिबेट ऐसा कर है, रहे हैं, इनके आप पास गरीबी के कहां ऊपर से में डिबेट डाटा है, करिए, बार-बार आप 95, डेवलपमेंट के ऊपर में बोल डिबेट रहे हैं। कीजिए, देखिए, ऐसा है आप एजुकेशन के कि ऊपर आज में के डिबेट डेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा आप आवाज देखिए डाउन हिंदुस्तान थोड़ा का सा, जीडीपी थोड़ा सा, और 4% में जाकर गिरा है। एनआरसी में छूटे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा, आप अरे भाई रुक जाओ भाई, आपको ये देखना कंटिन्यू पड़ेगा कीजिए राजू। कि लोग कभी भी लोग जो भागते हैं, कहीं से भी लोग भागते हो, दो प्रकार है। देखिए अभी सीरिया में बमबारी हुई है, सीरिया से लोग चले गए जर्मनी, वो मजबूरी में गए हैं जर्मनी, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रही है शिया सुन्नी की, तो लोग भाग करके गए। कहीं शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार कर रहे हैं, तो वो सब जा रहे हैं उधर। इराक में हुआ पलायन, वो एक फोर्स्ड पलायन है, और एक है कि हम घुसेंगे। तो ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो अत्याचार के कारण से भाग रहे हैं, उनको आप, वो हिंदू हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो आकर के बसे हैं, 71 से पहले भी बसे हैं, लेकिन ये जो बार बार स्पोक्स पर्सन एआईयूडीएफ के कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, देखिए ऐसा है कि जो लोग गलत होते हैं ना, वो ज्यादा तैयारी करके रखते हैं, इसलिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, और ये फाइनल एनआरसी नहीं है, इसको आप मान लीजिए। एनआरसी में अभी भी एडिशन और डिलीशन होगा, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप उसको एक्ट के दायरे में लेकिन राजू डिस्कस पांडे जी, करिए। आखिर आखिर देश हित बड़ा है या फिर आपका धर्म हित बड़ा? देश हित बड़ा है, देश की हिफाजत बड़ी है, या फिर धर्म बचाना? चालक चलने में अब आप दूसरी चाल चलेंगे। नहीं, आप बात ही नहीं, धर्म का विषय नहीं है, मतलब ये हुआ ये राजीव, माइनॉरिटी आप के राइट्स का विषय है, कानून, माइनॉरिटी के राइट्स का विषय है। आप 70 साल कोई डॉक्यूमेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर फरूक डिमांड किया था, ठीक है, बात हो गई। हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिमायत, चंपल की बात हो गई। मैं आ रहा हूँ, चंपल जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर फरूक, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सबका ऑडियो डाउन कर दिया, डॉक्टर फरूक के पास में जा रहा हूँ। डॉक्टर फरूक, जिस एक्ट की सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जो बात कर रहे हैं राजू पांडे जी, शुरू से बात कर रहे हैं कि जो कंट्रीज हिंदुस्तान से मिले हुए हैं और वहां के जो माइनॉरिटीज हैं वो आ सकते हैं और हिंदुस्तान में रह सकते हैं और यहां की शहरियत मिल सकती है। देखिए, मैं राजीव भाई को भी यही कहूंगा और सबको कहूंगा, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिटी देने का, वो परसिक्यूशन के बेसिस पे है। अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में कोई भी, या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर वो परसिक्यूट किया जा रहा है रिलीजियस ग्राउंड पे, एथनिक ग्राउंड पे, ट्राइब ग्राउंड पे, तो उसको इंडिया में, अगर इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आप उनको नेशनलिटी आज की डेट पे दे सकते हैं। पर इस पे आप डिफरेंशिएट मत करें। जैसा अभी राजीव भाई, मेरे भाई, ये कह रहे थे कि वो रोहिंग्या, आप एक बात समझिए, रोहिंग्या में हो सकता है कि जैसे हम में और आप में बहुत सारे लोग खराब हैं, बहुत सारे ज़्यादा जमात अच्छे लोगों की, हो सकता है कि रोहिंग्या में भी लोग खराब भी, कुछ गलत लोग भी हों, लेकिन पूरे कम्युनिटी को आप ऐसे नहीं वो उनको आप जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जो खराब हैं, सुन लीजिए मेरी बात, जो खराब हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, उन्हें 2 मिनट में बाहर निकाल के मुल्क से बाहर रख दीजिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बेचारे जो परसिक्यूट हो रहे हैं, अगर आप हम जैसे उन नॉन मुस्लिम्स के साथ, उन हिंदू भाई के साथ जो पाकिस्तान में परसिक्यूट हो रहे हैं, हम उनके साथ अगर खड़े हैं, तो हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे इंसानियत के नाते, हिंदू और मुसलमान होने के नाते नहीं, कि जो जहां भी परसिक्यूट हो रहा है उसके हकूक के लड़ने के लिए हम आगे बढ़े। आज अगर इंडिया को, जैसे आपने हाउडी मोदी प्रोग्राम की बात कही, अगर इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, तो उस रिकॉग्निशन में और 4 चांद लगेंगे आपकी। आप देखिए कैसे जर्मनी ने और स्वीडन ने, इन कंट्रीज ने सीरियन रेफ्यूजी को दिल खोल के उनका इस्तेमाल राजू पांडे जी, तो राजू पांडे जी, इस पूरे इशू को देखिए इंसानियत के नजरिए से देखने की जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि मुल्क का हित पहले होना चाहिए। राजू पांडे जी, मुल्क का हित पहले होना चाहिए, यहाँ की सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, मुल्क का सिक्योरिटी को ये समझना चाहिए। ये राजू पांडे जी, देखिए, मुल्क का हित इसी में है कि अभी फारूक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन अगर है तो हमारे पास लोग आएंगे।
तो इस अमेंडमेंट एक्ट में यही तो है कि इस 3 कंट्री में अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटी का होगा और वो भाग करके हिंदुस्तान में आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे। यही तो ये है। 3 कंट्री में क्यों? उस पर रिलीजियस राजू पांडे जी, अफगानिस्तान में तो मुसलमान भी बहुत परेशान है। पाकिस्तान में मुसलमान भी बहुत परेशान है। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं है। रिलीजन के बेसिस पे मारा नहीं जा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। अभी आपने कहा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बात है साहब। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन तो देखिए वो तो इसका मतलब अखलाक और जुनैद कहां जाएगा? अखलाक जुनैद पहलूखान कहां जाएगा? लड़ाई मैं कह रहा हूं नहीं वो लोग नहीं, वो जो उनके साथ में जो जुल्म किया है, आपको जो उनको मारा है, उन्हें इन लोगों ने क्या किया है? इनके साथ इन लोगों ने उन्हें राजू पांडे साहब, इसका मतलब ये हुआ कि पंचों की बात सराखों पर, लेकिन परनाला वहीं गिरेगा। आपका यही कहने का मतलब है। गुलदस्ता दे रहे हैं उनको, हार पहना रहे हैं उन्हें, जो खूनी है, जो मर्डरर है, उन्हें जेल के बाहर। बिल्कुल। सलमान निजामी साहब, आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं? लास्ट कमेंट आपसे कि जिस तरह से राजू पांडे कह रहे थे, या जिस सिटीजनशिप बिल और एक्ट की वो बात कर रहे थे, उस पर तो कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। फिर अगर सिर्फ हिंदुओं की बात की जाए, हिंदुओं के तहफ्फुज की अगर बात की जाए। मैं फर्रुख खान आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, इन्होंने चुनाव में एनआरसी, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, चुनाव में इन्होंने सिर्फ इन मुद्दों को हाईलाइट किया। और जब ये एनआरसी में इनका खत्म हो गया है, जब ये एनआरसी में खुद फंस गए, आज इनके ही लोग कहते हैं कि भाई ये फर्जी एनआरसी नहीं होनी चाहिए, तो ये खुद जब फंस जाते हैं फिर ये बौखला हो जाते हैं। अब इन्होंने सिर्फ डॉक्टर फर्रुख, लास्ट कमेंट आपको। मैं 30 सेकंड सिर्फ दे रहा हूं। ये जनता एक्सीड हो रहा है। जनता के आसाम हो, कहीं भी जहां मुसलमान है। ठीक है डॉक्टर फर्रुख, लास्ट और मैं एक शेर पढ़ के साथ बात खत्म करूंगा। जनता को भटका रहे हैं। शेर के साथ बात खत्म करूंगा हुरैरा भाई, जनता को कि उसके दिल से पूछो नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछो नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। बहुत खूब। पूरे डिबेट को आपने एक तरह से इस शेर में एक तरह से बंद कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, खासतौर डॉक्टर फर्रुख साहब, सलमान निजामी साहब, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, इश्तियाक अहमद साहब, चंपक कलिता जी और राजू पांडे जी। जाहिर सी बात है, बहुत सेंसिटिव मामला है, मुल्क के तहफ्फुज़ से जुड़ा हुआ है, और इस पर पहले तो सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो सबसे अहम बात यह है कि धर्म के आईने से और धर्म के चश्मे से इस तरह के इश्यूज को नहीं देखा जाना चाहिए, ताकि किसी के जहन में और दिल में डर ना हो इस तरह के इश्यूज को लेकर। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। आदाब।